खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी नाज़रीन। एक जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बपा की है जनाब जो बाइडन साहब ने, मगर उसमें पाकिस्तान नहीं जा रहा। खैर उसका भी एक मकसद था, असल में वो मस्टर अप कर रहे हैं सपोर्ट चाइना के खिलाफ। चाइना को वो थ्रेट समझते हैं और ताइवान को भी उन्होंने बुलाया है। पाकिस्तान नहीं गया, अच्छा फैसला किया है या क्या मामला है? बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुँच गए हैं। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। 23 को तो होना ही है, 23 मार्च को तो, मगर ये पता नहीं कब कर रहे हैं। ये पूछते हैं अगले 3 से 4 माह में क्या होने जा रहा है, नून लीग क्या कह रही है, इस पर बात करेंगे। और यूथ के लिए हमें इक़दाम करने होंगे, ये कहा है। और सियालकोट वाक़या हमारे लिए क्या सबक रखता है, इस पर हमारी बात होगी। मगर पाकिस्तान बड़ी साहब, मेरे ख्याल में जमहूरियत तो हमें ड्रामा ही है जमहूरियत। मुझे तो आई एम सॉरी, आई हैव अ वेरी एक्सट्रीम व्यू ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा, क्योंकि इधर जमहूरियत है नहीं जाना नहीं चाहिए। और अमेरिका का जमहूरियत से क्या, फ़लस्तीन में जमहूरियत वाले काम कर रहा है, वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, शाम, सीरिया, एक मतलब एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। वो इनफैक्ट वो अपना माशी इकानमी तौर पे चीन को अपना राइवल समझता है। उसके रोकने के लिए सारे ताने बाने बुन रहा है, पाकिस्तान को भी स्क्रू कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो वैसे इन्होंने ना जाके अच्छा किया, क्योंकि हमारी जमहूरियत तो एक काल की मुताज होती है। मतलब जाहिर है वो उनकी जमहूरियत ऐसी है तो हमारी कैसी होगी। मगर देखते हैं क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। क्या एब्सोल्युटली नॉट वाली टोन है, देखिएगा। तो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि अब ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर है, हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकें। जी मलिक साहब। कैसे मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी है, खुददारी बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, अल्लाह का शुक्र है, ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क की सोवरेनिटी है, इसमें किसी पे बहस नहीं है। मगर मेरा नहीं ख्याल दुनिया इस तरह ब्लैक एंड वाइट है। ना तो डेमोक्रेसी की लड़ाई है, ना ये डिपेंडेंस की लड़ाई है। अगर आपने यूरोपियन यूनियन से तल्ले मिलते करने होते हैं कि यहाँ पे पाबंदी लगा दें कि हमारे टेक्सटाइल ना उड़ जाए, कहीं आपने 6 बिलियन लेने के लिए जो IMF के साथ के किया, आपके इस प्रोग्राम में बताया गया कि आप IMF से पहले सबसे पहले वो क्या होता है, सेक्रेटरी जो ख़जाना है अमेरिका का, वो आपसे मिलता है। फिर जो सऊदी अरब ने आपके साथ किया $3 बिलियन के लिए, वो भी आपको सब पता है। और चौथी चीज़ है जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहा है, मेरे ख्याल 5 से 10 से 15 बिलियन डॉलर वो भी बेचता है, वो भी आपको जेन में रखना चाहिए। और नंबर 6 उन सबको इकट्ठा निकालना। मेरी बात सुन लें, अभी आप अपनी कर लें। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप पाकिस्तान का जो ट्रेड देखते हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ट्रेड अमेरिका के साथ है। तो मेरा ख्याल है हमें एक ऐसे बैलेंस की ज़रूरत है। हमें इंडिपेंडेंस भी चाहिए और हमें अमेरिका से ताल्लुक। यार वही तो बात कर रहे हैं कि हमें बैलेंस चाहिए, हमें किसी का ऐसा नहीं बनना चाहिए। नहीं तो आप जब आप अमेरिका की गोद में बैठ के रूस से लड़े थे, उसको आप गालियां देते हैं। आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि यार हमें इसका ऐसा नहीं बनना चाहिए और इनके फासले खत्म कर देने चाहिए। तो की करिए फिर? इमरान साहब ने सजा दे दी, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। इंडिया की एग्जांपल मैं देता हूँ। इंडिया ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं अमेरिका के, सारे आपको पता है। अभी पिछले हफ्ते वहाँ पे रूस का सदर आया, उन्होंने रिकॉर्ड उनके साथ मुआहदे किए हैं। अगर आप अमेरिका से भी ताल्लुकात रखें, आप रशिया से भी रखें, इंडिपेंडेंट में क्या बुराई है? खान साहब ने क्या बात की? दोबारा सुनवाऊं भट्टी साहब? मलिक साहब, आप, मेरा मतलब है वो कह रहे हैं कि हाँ, ये इनकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, दोनों से ताल्लुकात रखेंगे। वो भी यही कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं। आप नहीं रख सकते ना इस तरह इस फाइनेंशियल कंडीशन में आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने कही नहीं। मैं जो तनकीद कर रहा हूँ, इस फाइनेंशियल कंडीशन में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। असल बात है अगर आपने इंडिपेंडेंट होना तो फिर आप फाइनेंशियली पहले इंडिपेंडेंट हो, फिर आप। एक सवाल मुझे बताएं। हाँ बताएं। क्या अमेरिका इंडिपेंडेंट है अगर अमेरिका की चाइना की चीप गुड्स अमेरिका वहां ना भेजे, अमेरिका में अनरेस्ट हो जाए? मुझे अमेरिका एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सारे। मुझे पता है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आपकी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। बड़ी साहब, इस वक्त सबसे जो मकरूज कर्जा जो देना है इस वक्त अमेरिका ने, वो चाइना का देना है। वो इंडिपेंडेंट है? तो मलिक कौन इस दुनिया में इंडिपेंडेंट है? ग्लोबलाइज दुनिया रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बता दें कैसे करना चाहिए। मैं कह रहा हूं पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो ना आप, फिर पहले अब नहीं फिलहाल हैं। गुफ्तगू से तो यार आज एक सवाल मेरे सामने है कि 2 बंदों की लड़ाई है, भाई तुम लड़ो, एक दूसरे को मारो, मैं इंडिपेंडेंट होके आया। पहले मैं शहीदों को कहवांगा पहलवान बन जा, फिर तेरे लड़ावांगा। चले आप फरमा लिया, आपकी बात मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं दोबारा, मेरा गुजारिश ये है कि किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंट होना उसका बुनियादी हक है। यार उनका सवाल ये था कि
कि उन्होंने कहा रशिया और चीन और मध्य मुकाबला हमने पार्टी नहीं बनना, आप कह रहे हैं बनने मुझे कुछ करके दिखाए ना, कैसे बनना वो चाहिए? इस तरह मुझे वो पता। ये भी हाँ, बता देना। मेरा दिल क्या कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम IMF में पास नहीं जाएंगे, हम सऊदी अरब से कर्जे नहीं लेंगे, हम अपनी इकोनॉमी संभाल लेंगे। इकोनॉमी संभाली नहीं जा रही, इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट किधर? एक नहीं हो सकते आप एक पॉलिसी डिसीजन है कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई में हम इन दोनों में से किसी का ऐसा नहीं बनेंगे। ये बड़ा सही गलत किया उसने। मगर आपको दोनों से यार मगर को छोड़े ना, पहले उसकी बात तो बताए ना, मगर क्या होता है ये कि वो कहते हैं कि हम इन दोनों में चाहते हैं कि लड़ाई ना हो और इनके ये आपस में इकट्ठे रहें। की करिए चाइना नु कि अमेरिका हमला कर दे, फिर थोड़ा दिल्ली IMF की एक किस्त आती है तो पूरी मार्केट से डॉलर गायब हो जाता है। वी विल डिस्कस एंड हम सीवियरली क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को उनकी घटिया 2 नंबर पॉलिसियों के लिए। मगर ये जो बात खान साहब ने कही है, इसमें से कीड़े कैसे निकलते हैं मुझे समझाएं। नहीं, मैं देखिए, मैं मलक साहब की अपनी मेरी समझ में नहीं आ रहा मलक साहब कहना क्या चाह रहे हैं। तो यार एक अच्छा काम का उन्होंने कहा है कि हम ऐसे मौके पे हमने मादी में भी अमेरिका की वजह से जंग की, अपने 80,000 शहादतें दी, खरबों डॉलर का नुकसान है हमारे पास क्या आया। तो किसी भी मुल्क को और ओसामा बिन लादेन से पैसे पकड़ के इलेक्शन लड़ते रहे। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये वजीर आज़म का मौक़िफ़ पाकिस्तान के मफाद में है, क्योंकि अमेरिका ना हमारा हमदर्द है, ना उसने मादी में हमें कुछ दिया, किराए के तौर पर हमें लड़ाता रहा, जिसके नुकसानात ये हुए कि हमारी आज कर्जे के इतने बोझ तले आ गए। अब वो अमेरिका और चीन को कॉर्नर करके लिए ये सारे काम कर, उन्हें होना नहीं चीन ने, वो उसको इकानमी तौर पे आप उससे डर रहा है। वो आप हमें बुला रहे तो चीन को क्यों नहीं बुला रहे? अमेरिका हमारा कैसे इतना दुश्मन ताइवान को बुलाया है, क्यों बुलाया है यार? यही है ना, Why should we be part of that? चीन को तंग करने के लिए वो उन्होंने बकायदा गेम बनाई है। अच्छा, उन्होंने ताइवान को बुलाया। के हवाले से क्या फरमाया उन्होंने? जब तक कि अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आती कि अगर वो इसी तरह उनके फंड्स को कर दिया और उनकी इकोनॉमी को स्क्वीज कर दिया और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उधर चला गया जिस तरफ ये जा रहा है, तो इसका नुकसान तो सबको होगा, पाकिस्तान को बहुत होगा। इस स्टेटमेंट पे क्या ख्याल है आपका? अब सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान होगा। फिर बात आ गई ना डिपेंडेंस की, कि आप अगर जो 9-10 बिलियन डॉलर है उनका अफगानिस्तान, यार उनके पैसे वापस कर दो, तो वही डिपेंडेंस तो दुनिया में हर किसी पे है। काजी साहब, अगर तो आप ये समझते हैं दुनिया डेमोक्रेसी से चलती है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ये माइट इज राइट की बात है। मेरा आर्गुमेंट मियां साहब को समझाओ ना, मेरा नवाज शरीफ साहब नु नहीं, नवाज शरीफ कहां से आ गया ना, वही आया है सुबह से। मुस्लिम लीग नून का मीडिया विंग कह रहा है कि वो बड़ा बर्बाद कर दिया, जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में बर्बाद हो गए हम, ये चल रहा है सुबह। काजी साहब, मेरी एक गुजारिश है, असल बदमाश इस मुल्क में दहशतगर्दी की अलामत अमेरिका और इंडिया, ठीक है? अमेरिका किस कैपेसिटी में उनके पैसे फ्रीज कर रहा है? बदमाशी है ना, हाँ, गुंडागर्दी है, आईनी इंटरनेशनली तौर पर क्यों कर रहा है? उधर की अवाम एक मुंतहिब नुमाइंदा चाह रही है कि अफगान हुकूमत चाह रही, लोग चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी का है, वो अच्छा आता है बुरा आता है ये उनकी किस्मत। अमेरिका किस कैपेसिटी में रोक रहा है उनको? सिर्फ चीन को रोकने के लिए। अनरेस्ट क्यों पैदा करना चाह रहा है कि अगर चीन अफगानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, भूख आती है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आ चुकी है, उसके साइड इफेक्ट पाकिस्तान में इन एवरी कंडीशन होंगे। इस रीजन में अमन कायम करने के लिए आपको पुरअमन अफगानिस्तान चाहिए हर हाल में, और उसमें रुकावट सबसे बड़ा अमेरिका है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, चाइना बेसिकली कह रहा है जी हम आपका पैरेलल रूट निकाल के वहाँ ले जाते हैं और हम आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। अमेरिका के अंदर नहीं थे गंद पो, उसको हम सारी सिविल सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है। नहीं, काई साहब आपका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल सिंपल है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल सही है, फिक्री तौर पे ठीक है, मगर मुझे अमली तौर पे ज़्यादा खुशी होगी अगर ये हुकूमत साथ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यार उस पर हमने आना है ना, उस पे आना है, हमने बहस करनी है। आप डिपेंडेंट यार नहीं, मेरा फिक्र आप ले लेना, आप अपना नुक्ता नज़र ज़रूर रखें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं। मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है ना, वो बराह रास्त उसकी खारजा पॉलिसी पे चली जाती है। जब आप फाइनेंशियली आप पे फैटक का इतना मसला होता है कि जनाब उन्होंने ये कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया, वहाँ पे मुझे कोई ऐसे 5 साल पाकिस्तान के बता दें जिसमें पाकिस्तान माशी तौर पर आज तक इंडिपेंडेंट कभी नहीं हुआ। बस आगे चलें, फिर मतलब आज एक खबर आई है भट्टी साहब, एक खबर आई है कि पाकिस्तान का लाहौर का 70% कंस्ट्रक्शन इलीगल है। सुने मेरी गल, इलीगल है। ये 2018 तो बाद हुई है। नहीं, ये तो मैं मुझसे पूछे, लोग आके बात करते हैं, मुझसे पूछे लाहौर में लीगल काम कराने के लिए
हलाल के एक बंदे के पैसे एलडीए ने लकीरें निकाल दी, वजीर आला उस पर बैठा हुआ फाइल 6 महीने से दबा पार्किंग के पैसे पकड़ने वाले अब हमें बताएंगे कि जनाब फॉरेन पॉलिसी कैसे बननी है। दिखाएं जी क्या कह रहे हैं और सुनाए हमें। हमारा सबसे बड़ा मसला एक ही है, सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। हमने आके पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें, मैंने उसको कॉल भी की नरेंद्र मोदी को। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमजोरी समझ रहा था। और बदकिस्मती से दूसरी चीज ये कि एक हमारा नॉर्मल हिंदुस्तान की हुकूमत से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, एक आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था जो RSS है। तो इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है वो हमें किसी किस्म की भी सही माने में नेगोशिएशंस करते हैं। जी भट्टी साहब देखें, गुजारिश है, वज़ीर आज़म सब जो फरमा रहे हैं ठीक है, मैं उनके मौक़िफ़ में हूँ। उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए चीन और ईरान की कशीदगी कम करने के लिए। अगर मैंने यही समझा है, नहीं वो बेसिकली कश्मीर से बात कर रहे हैं कि बात किस पहले जो शॉर्ट में उन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, अन्य पार्टी, उन्होंने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें कुछ कर कम होनी चाहिए। तो यार अगर आप अपने हुकूमत की अपोजिशन से भी नेगोशिएशन कर लें और कम से कम मुल्क का तो रास्ता बेहतर हो। ये खूबसूरत, आपको बुरा लगा होगा, मुझे पता है। नहीं अच्छी बात मैं कि दो सुपर पावरों में जो आपके सरपरस्ती में नहीं है, जो आपकी रेंज में नहीं, आप उनके मुताज, आप उनसे मदद मांगते हैं किसी भी मद में, लेकिन आप अपने हुकूमत में मुल्क में कंसेंसस नहीं किसी बात पे कर पा रहे। बड़ी खूबसूरत बात है दिस भाई। देखिए आपने मोदी को फोन किया पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, आपने अच्छा अपने किया, मुल्क की मोहब्बत अच्छा किया। तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं ना। तो यार ये गंद बला जो भी है, जैसे भी इनसे बात करने में भी कोई हर्ज नहीं। साहब आपका क्या ख्याल है? मैं दोनों मौक़िफ़ पे वज़ीर आज़म सही है 100%, लेकिन क्या ही बेहतर होता ये अमेरिका जैसी सुपर पावर और चीन जैसी सुपर पावर की यदि कम कराने की बजाय अपने मुल्क में भी सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही ले ले। इलेक्शन बात ये है कि मैं आपको इंडिया के बारे में बात बताऊं जिसमें मैं बड़ा मुतासर हूँ। वहाँ पे बहुत गंद पड़ गया, मोदी ने डाल दिया। फिर भी जो नेशनल इंटरेस्ट के इशू होते हैं ना, वो किसी एक सेठ या एक जो डॉन जो है ना, डॉन जो समझदा हुक्मरानी करना मेरा हक है, उसकी बुनियाद पे वहाँ के फॉरेन अफेयर्स टीवी पे डिस्कस नहीं होते। फिर मैंने तनकीद मेरे लिए इसलिए तैयार नहीं की जाती, नहीं जी आधे तो फाड़ लेने हैं आपने मलक साला। मेरा एक सवाल, सबमिशन इतनी थी, सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ जो सवाल हो उस पर रहते हैं, अगली कर रहे हैं। बेहतर ये है कर, इन्होंने जो कहा ठीक है, लेकिन अपोजिशन के साथ मुफ्त का मैच डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे चेयरमैन नैब की तैनाती थी, आइन में कानून में लिखा हुआ कि आप बाद में एज ए प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर से कहते नहीं प्रेसिडेंट बात करेगा। ये कोई दोहरा म्यार नहीं लगता कहीं? साहब जहाँ दोहरा म्यार है हम पॉइंट आउट कर देते हैं, हम तो कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ये लेकिन मैं इस वक्त इंडिया पे रह रहा हूँ, उस पर बाद में आते हैं स्टोरी पे। जहाँ पे इस हुकूमत इस प्लेटफॉर्म से हमने कौन सी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी पे हमने स्ट्रांग स्ट्रिक्चर पास नहीं की और यहाँ पे आके लोगों को बुला के कहा कि IMF पे हमारी पोजीशन थी पहले दिन से, मैं और मलिक साहब क्या पोजीशन ले रहे थे, IPPs को नहीं उठाओगे तो तुम्हारी मैशियत सीधी नहीं होगी। लेकिन गिव द डेविल इज ड्यू, जितने सही गल कर रहे हो तो सही कर दो। हम कह रहे हैं सही, हम इसके मौक़िफ़ को, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे जो कहते हैं वो करे। जरा सुने ना, जरा सुने। काई साहब एक मिनट, मलक साहब आपने भी मेरे कहने पे एक काम करना, और काई साहब आपने भी सिर्फ नहीं 30 सेकंड यार को दे दें यार, को सुनाने लगे हैं। मैं 2025 इलेक्शन की हुकूमत और अपोजिशन के 100 क्लिप सुन चुका हूँ, आप दोनों ने भी जाके सुनने हैं, और जो आज उसके मुताबिक अगर चल रहे हैं तो कल आपने मेरी गलती की इस्लाह करनी। यार मुस्लिम लीग नून की पसमानदगी पे आज मुझे रोना आ रहा है। कादी साहब माइंड ना करना, उन भावें ताड़ा कोई तीसरा साथी माइंड करे कि वो कह रहे सिर्फ याक सादक है जिसके हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी और मुस्लिम लीग में राब्ते हैं, जो सबसे बेअसर आदमी है, जिसने 3-4 अहम बंदे लगवाने होते हैं सिर्फ, अब भी उसका एक भांजा लगने लगा, मौजूदा CM उसकी मान रहा है। तो यार वो बंदा मुस्लिम लीग नून की पसमानदगी का इजहार देखे कि याद सादक इमरान नवाज शरीफ को मनाने गया, सगा भाई शहबाज शरीफ नहीं मना पा रहा, हाजा आसफ नहीं मना पा रहे, जो असल मुस्लिम लीग नून के हैं, जिनका अपना कद काठ भी है। तो लगता है कोई बड़े लो लेवल पे मेरी कुट्टी हो गई है, मैं नाराज हो गया हूँ। इस तरह ये रियासत नहीं है किसी को खिलौना है किसी खानदान का, अजीब सी बात है। याद सादक, डू यू थिंक नवाज शरीफ के सामने ऐसे भी बात कर सकते हैं? मियाँ साहब ये आप गलत बात कह रहे हैं, डू यू थिंक? मजाल है। ये लाहौर में जो अलीम खां के मुकाबले पे इलेक्शन हुआ था, मलक साहब आप लाहौर में हैं, इस तरह ज्यादती ना करें। वो 90 करोड़ रुपया किसने लगाया था याद सादक के इलेक्शन में? 90 करोड़, बस इतने थोड़े से
जाने दो यार, ये क्या खुरम दस्तगीर करोड़ों साहब के हमें- तो मैंडेट है इनके बड़ी साहब। अच्छा बड़ी साहब, अब ये है कि अब तो ये तबाही हो जाए तो बेहतर है, वरना इनका आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। ये तो चाह रहे हैं कि तबाही हो ताकि हमारा आर्ग्यूमेंट ठीक अच्छा, हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, मगर वी शुड विन आर्ग्यूमेंट। एक ऐसी गनमोनी साजिश कर रहे हैं जो ख्वाजा आसफ ने कहा ना 3-4 महीने में हटाया जाए। नवाज शरीफ को उठाया, लाया, उनको कानून ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया। और अल्लाह के बंदे तुझे क्या हो गया ख्वाजा आसफ साहब, आप सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, आपको पता ही नहीं आप क्या आपका करें। कामा हलाल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट लेक है। अगर नवाज जियाउल हक उस बंदे को फिनांस मिनिस्टर बना दे, ठीक है, वो मुल्क का अरबों रुपया लूटे, सजा याफ्ता हो, लंदन में बैठ के पाकिस्तान की तकदीर की फैसला करे, ठीक है। यार क्या हो गया इन लोगों को, ये तो इक़्तिदार का मगर मर देंगे, मार देंगे हम सबको। हाँ, मतलब कादी साहब इन्हें इक़्तिदार दिला दो, नहीं तो इन्होंने खाना जंगी करा देनी है इस पाकिस्तान में। मुझे आज ख्वाजा सब की समझ यार दोबारा सुनाए, मतलब नहीं मुझे दोबारा सुने, कादी साहब छड़ दो नहीं आदरा, मैंने उन्होंने निबड़ ला दो। इनके वालिद साहब ने ज़ियाउल हक से बड़ा प्यार किया हुआ। ये वो साहब कह रहे हैं कि जिनके दौर में 70% लाहौर जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां 2 नंबर कंस्ट्रक्शन। मलिक साहब एक थोड़ी सी मेरी रहनुमाई फरमाए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को हटाना और इस शख्स को लाना। जब नवाज शरीफ हटा था तो मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हकान बनने थे। इनकी कुछ शाहिद हकान वसी से जाती लड़ाई है ख्वाजा आसफ साहब की। सिंबॉलिकली बात करें, बात तो बादशाह वाला है, आप मुझे बता दें थोड़ा सा मुझे भी एक पोजीशन लेने दें। ठीक है, आपका अपना ख्याल है, बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि मसला नवाज शरीफ है ही नहीं मेरे ज़हन में, अच्छा था बुरा बात छोड़ दे। अगर पिछले दौर के साथ आज का मैं दौर देखता हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, और दुनिया में कहाँ मर्जी आप चलेंगे ये साबित हो जाएगी। आपकी बेरोज़गारी बढ़ी है, आपकी आमदनी कम हुई है, आपकी महंगाई बढ़ी है। आम आदमी जो है जो आप मेरे से बहस कर लेंगे, मुझे आप एक आम पाकिस्तानी को सामने रखेंगे, 3 चीजें सुन बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसकी आमदनी कम हुई है। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि कौन किस तीसरी चीज बता देना। 3 चीजें मैंने बताई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आमदनी कम हुई है। ये 3 चीजें। अच्छा, आम आदमी का पाकिस्तानी सिस्टम से इससे ज्यादा और बस आपने ऐसी गहरी बात की कि मैं सोच में पड़ गया। ओए बड़ी परेशानी हुई है मुझे। ये इमरान नवाज शरीफ साहब आए थे 2013 में, 18 में आमदनी भी बढ़ गई। अच्छा, मेरा चैलेंज है 2008 में उस वक्त बेरोजगारी भी कम थी, महंगाई भी 2013 जितनी नहीं थी, 8 में। मैं लफ्ज 8 और 13 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, और आमदन भी कम थी। उसमें किसको कसूर रहा है? नवाज शरीफ का होगा। आप पता कर ले। काजी साहब नहीं, बड़ी दिलचस्प कर रहा हूँ, अपने दिल की काजी साहब असल तो प्रॉब्लम है कादी साहब। मुझे क्यों निकाला प्रॉब्लम? अच्छा कादी साहब, ये अगर कुरान साहब आप मुनासिब समझे तो मुझे बता दीजिएगा 2008 में पेट्रोल कितने लीटर था, गंदम कितने थी, और बिजली कितनी थी? भाई हर 5 साल बाद महंगाई बढ़ती है। इसमें तो साहब आप तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, आपने कहा था, आपने तो कहा था कि मैं डकैती करने आए थे, वो आए थे करने के लिए आए थे। आपने तो कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। सुनते जाए ना, आपने कहा था अगर डॉलर महंगा होता है तो आपका वज़ीर आज़म गड़बड़ है। आपने कहा था ये बिजली महंगी होती है तो हुकूमत जिम्मेदार है। इनकार ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 3 सालों में, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ के 5 सालों में भी महंगाई में इजाफा हुआ था। कंपैरिजन कर लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंदम कितनी थी, घी कितने का था। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं से बहस ही नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं। तो अगले 5 सालों में इससे ज्यादा महंगाई होगी, ये भी कड़वा सच है। बड़ी साहब अफसोस ना, मेरी सियासत और साफत ना मियां साहब के गिर्द घूमती है, लिहाजा नजर कुछ नहीं आता। किसकी बात? ये किसकी ख्वाहिशात का मैंने पूरी बात शांत सी जुबान में उन्होंने कहा कि इस मुल्क में डील करने की ख्वाहिश का मतलब है ताकतवर हल्कों के सारे। सियासत में आप इलेक्शन के पीछे नहीं, अवाम के पीछे नहीं, इसका मतलब है आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। एक शख्स है, एक मुल्क का 3 दफे वजीर आज़म रहे, 3 दफा, खरबों रुपए बन गए, खरबों। उसको अपनी जायदाद का भी नहीं पता। जब वो अपोजिशन में आए, बीमारी का बहाना बना के मुल्क से भाग जाए, वो शख्स मुल्क का मुखलस हो सकता है? मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मुझे बताया आप एज असेसमेंट, ये किसी एक मुल्क की बात कर रहा हूं। 3 दफा वज़ीर आज़म रहा, वहां से उसने अरबों खरबों का मालक बना। जब एक अपोजिशन में आता है, मुल्क से भाग जाता है, इक़्तिदार के लिए मुल्क में आ जाता है और मुजरम होता है। ख्वाजा साहब उसकी वकालत कर रहे हैं। फिर मुझे बताइए वकालत जायज़ है? वकालत कोई नहीं कर रहे, रात को अपना केस प्लीड कर रहे होते हैं, आपको तो पता ही है। लो अल्लाह की कसम, मैं दसना नहीं, गेट का नंबर नहीं बताना। किड़ी फिल्म हैगी सी, नहीं चलो छोड़ो,
ये खुद टीवी पे आके बताया यार, फोन करके सीट बचाई मैंने। ख्वाजा साहब आप वो फिल्म का नाम मुझे याद आ गया, हम आपके दिल में रहते हैं। नहीं वो अल्लाह रसूल दा वास्ता नाना लेना अगे वो बड़ी मुश्किल आई है। इन्होंने क्लिप पे कट के भेज देंगे ने, ये बड़े समझदार ने। ख्वाजा साहब बकायदा लाइन ते लग के जिवें उन्हां दी तारीफ करते हैं ना, वो बंदा इस वक्त किसी ओहदे पे नहीं है, रिटायर्ड है। अनबिलीवेबल है। जो मैं इनकी गुफ्तगू बता दूं, ये थे एक दफ़ा, ये वो उनका इलेक्टरेट है ना। नहीं यार छोड़ दे, ये थे राना तनवीर थे और एक फिर राना शमीम सियाल को डस्के से वो गए थे। उन्होंने वो, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ यार, टीवी पे क्या कहते हो, और उधर जाके कहते हैं नहीं मैंने वो सर उधर रहता ना, इस तरफ नहीं बैठना, पाँव की तरफ बैठना है। यार क्या करते हो यार इस मुल्क को। इक़्तिदार इस तरह मिलता है फिर यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ मिलता है, मैं कह रहा हूँ माहिर इस तरह है। तो ये तो तल्ले मिर्च वाला काम हो गया भाईगर, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा। राना शमीम साहब अपने भी दोस्त हुसैन मेहंदी के सामने आपको मिलते रहे हैं, बड़े प्यार, और बरतानिया दौर के वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं। एक आपको सुनाना है, अगर जनरल जिलानी दस्ते करम ना होता, एक किसी पास वो कौंसलर भी लगते, जनरल मीर गुल भी जाए, मीर गुल भी होता, मीर गुल है, दोनों की नजर करम ना होती तो किसी पास वो क्लर्क भी लगते, एक क्लर्क भी बन सकता था। फिर 20,000 की नौकरी किसी ने देनी सी। सुनो सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब, मलिक साहब फिर इन्हां लोगों को डिफेंड ना करेगा। इधर सुनो ख्वाजा सफदर, ये क्या है, राब्ते भी करते हैं और को इज्जत भी दिलवाते हैं, तो दो और भाई साहब राब्तों के बगैर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चल सकती, ये मैं आपको बताऊं। अब्बा जी तो बगैर तुसी उंगली फाड़ के स्कूल गए सी। एक कहते साढ़े अब्बा जी ने, अच्छा हुन अब्बा जी ने लड़ रहे हैं। इसके बाद इस गुफ्तगू के बाद 3 दफा रहने वाले पीएम का दामाद कह रहे हैं कि आप अब्बा जी के बगैर, यानी कि अब्बा जी किनको कह रहे हैं आप समझ गए ना, सब समझ तो ये जमहूरियत का है, ये जमहूरियत। चल मुझे थोड़ा सा बड़ा मुश्किल। ख्वाजा आसिफ ने भी इससे पहले आपने शॉर्ट चला दी, उनका बड़ा खूबसूरत कहना था कि सारे डील चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे अब्बा जी हैं। मैं तो आपसे इस प्रोग्राम में 1 लाख दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारा पोलिटिकल सवाल ये है कि उसमें ना इलेक्शन है, ना वोटर है, ना अवाम है, ना अवामी मसाइल है, एक डील है, डील है, डील है, सारे वही कर रहे हैं। लेकिन क्या फिर मियाँ साहब वापस आ जाए तो ठीक हो जाएगा? वो डील करेंगे, मैंने तो ठीक हो जाएगा। अगर मियाँ साहब, तुझे दसो, अगर मियाँ साहब यार मियाँ साहब वापस आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे सारे। देखिए मैंने गुजारिश की है, मैंने आपसे एक अर्ज की थी, आप जंग अखबार न्यूज़ में रहे हैं, आप निकालें जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म पहली दफ़ा आए थे, उन्होंने कहा मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। उस दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने अपने खानदान की तकदीर बदल दी कि लंदन के 3-4 अमीर तरीन लोग हैं, उनमें मियाँ साहब की फैमिली का जिक्र आता है, लंदन यूके की 4-5 जो रईस आज़म है वहाँ के, तो वो तो कहते मैं पाकिस्तान की तकदीर बदलूंगा। भाई पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, क्या बेहतरी की, मुझे लाए बताए ना, मुझे बताएं। अब भी सिर्फ आज उन्हें डील कर दें। नवाज शरीफ साहब अगर पैदल पाकिस्तान ना आए, आज माशाल्लाह उनके नवासे की है शादी, आज या कल राहत फतेह अली ने 75 लाख रुपए लिया, वो जा रहा फन का मुजाहरा करेगा। नहीं 70 लाख रुपए राहत फतेह, तो मरियम साहबा ने ना 4 सिर्फ गाने के लिए एक खर्चा आप बता रहे हैं। सर मैं कुछ बलोची में बोल रहा हूँ, मैं समझ। मरियम साहबा के हाथ के लिखी हुई गाने की कौन सी वो सुनना चाह रहे हैं, ये गुर्बत मिटेगी। तो ये तो करोड़ों में अरबों में शादी होगी सिर्फ। अगर एक चीज़ एक म्यूजिक की नहीं भट्टी साहब थोड़ा आराम से बात करें, सिर्फ एक गाना जो आप बता रहे हैं, एक एक्टिविटी 75 लाख की है, तो इसका मतलब बाकी कितना पैसा लगेगा? और 5 फर्स्ट क्लास के टिकट। अच्छा सारे वहाँ जहाज़ों में जहाज भर के आएंगे। यार मैं तो खबर दे के फंस जाता हूँ। मलक साहब थोड़े से काजी साहब को इनवाइट किया होगा उन्होंने, लाजमी काजी साहब को इनवाइट किया है। काजी साहब को बड़ी अच्छी लगती है। मैं जरा सुनाऊं ना पहले कैप्टन साहब, पार्टी तो बहुत अच्छी लगती है पार्टी। अच्छा काजी साहब ऐसा सीरियसली एक हमारे इस वक्त बड़े अहम है और 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं वो, यार एक तो मुन्नी बेगम है ना, एक और है बड़ी मशहूर हमारी क्लासिकी सिंगर फरीदा खानम साहिबा हैं। नहीं की कहना उन्होंने, उनके पास वो गाना अकेले सुनते थे जाके, शमशाद यार गल्ला ना किया करो, पाकिस्तानी है यार, वो गाना सुनते थे। वो समझ आ गई, बस रहने दो। और आपके 3 दफा के वजीर आजम सुपरस्टार अदाकारा से आज भी जाके, जब आज से 4 साल पहले डिफेंस गए, उन्होंने कहा वो अपनी जवानी का गाना सुनाए।
अपनी जवानी का भट्टी साहब, ये कारी साहब साडा रोग तो मुझे करोगे। फाइन आर्ट से मतलब आपका लिंक होना तो सेंसिटिविटी नहीं, हुसैन मेहदी साहब ने कहा था मैं मेजर था, खारियां 2 भाइयों का फोन आया आखिरी सेकंड। नहीं बड़ी दिलचस्प है। अदाकार शाहिद थे, है अल्लाह ताला उनको क्लास फेलो थे ना जनरल हुसैन मेहदी मरहूम के अल्लाह उनके मियां साहब भी उनके गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े इकट्ठे थे। पूरी गल नहीं सी दसनी। मैं वैसे ਤੁਸੀਂ आफ्ताब इकबाल साहब ने बखूरी वाला काम कर रहे हो जान मैं के तो और बता रहा हूं लोगों के मैंने कुटोगे। दोस्तियां थी यार। अदाकार शाहिद साहब ने रेखा और दीगर संगीत उस वक्त की रूज की अदाकारें बुलाई। इंडी भारत से कोई फंक्शन था, उसमें 2 भाई थे। उन्होंने हुसैन मेहंदी को कहा यार ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੀ तेरी पूरी चमचागिरी की है। वो शाहिद को कह दो ना, एक्टर जो है हमारे उनको कह देंगे। वो 2 भाइयों का नाम नहीं पूछना, ये है मेरे लिए। आर्ट से मोहब्बत होनी चाहिए। सर एक सेकंड, सियासत आपने कहा आर्ट से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, म्यूजिक से मोहब्बत। मलिक साहब मेरे कुछ सुनवाना है, मेरी बात भी सुन लें। ओए फाइन आर्ट की बात कोई रिफाइंड बंदा करे किधे कोल करान दे हो यू खाद लविंग लीडरशिप। इधर अच्छा सुनाए जी क्या कहा ख्वाजा साहब अपना कैप्टन साहब ने। आपको याद होगा जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, नेटवर्क इतना नहीं होता था, ड्रामे में ब्रेक आ जाती थी तो एक स्लाइड चलती थी, इंतजार फरमाइए। सिनेमा स्कोप से पहले इंतजार फरमाइए कि स्लाइड चल चुकी है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफ द रिकॉर्ड देखनी है, मेरे साथ हलफ उठाए तो मैं आपको दिखा दूं, मगर हलफ होगा, मगर वो फिर आंखें आपको अर्के गुलाब से धोनी पड़ेंगी, इतनी पलीत होगी। बड़ी साहब वैसे तो ये दुनिया में बहुत बिलियंस, कई बिलियन डॉलर का ये काम है। अच्छा, ये इस किस्म की गंदी वीडियोस का। कादी साहब जी जी 2 मिनट, अब आप ना मुझे और मलक साहब को, उन्होंने कहा इतनी गलीज होगी कि अर्के गुलाब से आपको आंखें धोना होगा। और इन्होंने फैमिली के साथ देखी, अनबिलीवेबल यार, वेरी सैड। कई सब माफी चाहता हूँ। इन्हें फिर तेजाब में धोती होनी है। हमें अखलाक के सियासत का जनाजा, सियासत इखलाक नहीं मलक साहब, क्योंकि मरियम कह चुकी है वीडियो मेरे पास है। इन्होंने कहा सैनमास को सबसे पहले इंतजार होना है, वो देखेंगे, आप हलफ दें। नहीं तौर के गुलाब से ये इन्होंने किस तरह फैमिली के साथ। अच्छा मजे की बात है, जब इन्होंने चलानी है ना, तो जब मुकदमे की बात हुई इन्होंने कहना हमारे पास है नहीं। यार मलक साहब आप अंदाजा करें, वो नेशन को बता रहे हैं। मलक साहब तुझे बड़ी जल्दी अपना जड़ छड़ जाते हो। हुकूमत में आने के लिए ऐसी रखी है मूवी ऑडियो वीडियो केस्टें कि अर्के गुलाब से धोना, वो क्या होगा? वो एक घटिया बात है बिल्कुल, मगर ये इंतजार फरमाइए का क्या मतलब? यार फिर कुरान में हलफ ले लें, आप जाके देख लें, भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं है। ये मैसेज किसको दे रहे हैं? इंतजार आपको समझाया ना हमें यार। ये नहीं मेरे जैसा साफी होता ना, आपके पास एक चीज है आपने रखी हुई है, तो आप कह रहे हैं इंतजार फरमाइए, ये किसी को मैसेज? ये सवाल तो उनसे बनता है ना मोहतरम, अगर आप समझते हैं अर्के गुलाब से धोना ये चीज देखने के बाद और आपकी बेगुनाही साबित कर सकती है शरीफ फैमिली की, तो अदालत में ले जाए, वो जज से बाहर अर्के गुलाब से धो लेंगे आके। अब देखना तो मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने इंसाफ तो लगा दी, ऑफर तो लगा दी उन्होंने। अच्छा एक ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम जानते हैं कि जो काले धन का सबसे बड़ा दारुखिलाफा है वो लंदन यानी इंग्लिस्तान है। वहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट ने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा, और वो क्या कह रहा है, और वो इन लोगों ने जाके वहाँ क्या गंद डाल दिया है कि उनकी रियासत थ्रेटन्ड हो गई है, वहाँ वो क्या सोच रहे हैं। दिलचस्प स्टोरी है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि बड़ी साहब, मैं ये एंड्रू मिचेल जो हैं एक मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ के बरतानिया में, उनकी स्टोरी पर आऊँ। जरा ये बताएं कि ये जो मामूली सी छोटी सी रकम थी 70 लाख की, ये वो जो गाने की थी वो 5 लाख लोग मैसेज करके पूछ रहे 75 लाख रुपया, तो अस्सी बड़ी साहब गाना ही सीख लें 80 भी। कादी साहब उसके लिए आपको पता है नवाज शरीफ साहब के नवासे की जिस होटल में शादी हुई थी, मैं और आप उसके साए से भी नहीं गुजर सकते, उसका पर नाइट कितना खर्च। तो अमीर आदमी है, शादी पे को 25-30 करोड़ रुपया लगता है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जमहूरियत का हुस्न है। वो सैफ साहब के मेरा है, सैफ साहब की साहबजादी बेटी है उनकी जी। तो वो तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े, वो जो रोते रोते पाँव में पड़ गए थे जरदारी साहब, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ वो दरअसल ना बड़े जरा रखी कुल कल बटी साहब, ये लंदन में एवरेज जो खाना एक बंदे ने अगर खाया होगा जिस होटल की आपने बात की, पाकिस्तानी रुपीज में कितने बनते हो? मेरा ख्याल है कोई 2.5 से 3 लाख। ये सब लोगों का बता रहे हैं? नहीं 2 बंदों का, 1 या 2 मैक्सिमम। अच्छा ये मतलब आप पाउंड्स में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं? पाउंड में, क्योंकि ये 1.5-2 लाख का खाना एक बंदे का एक का मतलब है एक पर हेड यार, पर हेड। कैसे तुझे बिजनेस इसमें पंजाबी में इसे कहते हैं चोरा दे कपड़े ते डांगा दे गाल। नहीं उसका ये होता है ना, जब आप लीडर का
दिल गम से नढाल हो गुर्बत की वजह से, फिर और महंगाई की खातर वो मूवमेंट चला देना महंगाई की खातर वो फिर वो अमीर लोगों को शादियों पे बुलाता है। मैं इसके साथ एक स्टोरी जोड़ना चाहता हूँ। एंड्रयू मिचेल एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसने एक आर्टिकल अपना कॉलम लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। वो कहता है कि ये उसकी हेडलाइन ये देख रहे हैं आप, डर्टी मनी इन द यूके इज हार्मिंग मोर देन आवर रेप्यूटेशन। ये कहता है कि असं गंदे तो हो ही गए हैं ना, गंदियां की वजह तो जोड़े आए ने थे कि दुनिया के क्लेप्टोक्रेट जो हैं वो कहते हैं बड़ी साहब कि अगर हम 1 रुपया देते हैं ना पाकिस्तान या किसी गरीब मुल्क को किसी इमदाद में, तो 3 रुपये ये चोर उठा के वहां ले जाते हैं उसके जवाब में। उसको हमने लीगल कवर दे रखा। वो कहता है कि ये एक तो हमें दुनिया में बहुत जो है जूद प्रसाद हो रही है, हमें लोग कहते हैं कि आप क्या गंदे लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पे। दूसरा कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पैसा है ये सट्टेबाजी में जा रहा है, और इस काले और गंदे पैसे पे हम बरतानिया के जो अवाम है उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते, हमें इसको रोकना पड़ेगा। बर्नी सैंडर भी यही कह रहा था कि पूरी दुनिया के डिक्टेटर, ये असला फरोश, ये किक बैकी, सारे आप इनको लेके आपने कानून बना रखा है। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए गुस्ताखी करना चाह रहा हूँ। वैसे एक्सपर्ट्स काफ़ी इस पर एग्री हैं कि $45 ट्रिलियन इन्होंने डकैती मारी है। ये अजीम बरतानिया ने, ये जो अब रेपुटेशन की बात कर रहा है, इन्होंने 150 साल जो इंडिया पाकिस्तान का हाल किया है, यहाँ से $45 ट्रिलियन ये डाका डाल के गए हैं। अब ये बात कर रहे हैं रेपुटेशन की, यार ये तो पुराने वारदाती हैं, ये तो 200 साल से इंडिया देखे ना, मैं वो एक अलग वो कहानी है, रेपुटेशन कौन सी बात शशि थरूर की बात देखे ना, वही मैं कर रहा हूँ। रेपुटेशन की अब ये बात करेंगे, ये मैं समझाया, उनका अपना राइट है ना, डाकू है ये, तो खुद डाकू है, तो फिर डाकू इनके मेहमान होंगे। नहीं ये जो गए हुए डाकू सारे, ये सही कहा। तुसी कहंदे डाकू वापस बुला लो, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, आप डाकू को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं यार, कादी साहब इनके होते हैं। मेरी अर्ज ये है, मिडल ईस्ट के जो शहनशाह जाए ना, उनके लिए कसिनो अलग होते हैं। वो एक दिन में जुआ मिनिमम 50-50 करोड़ का खेलते हैं। आपको पता है यूके का, मैं गलती से वो कसिनो को दूर से देखा होगा, उसमें और कोई जा नहीं सकता। अगर मिडल ईस्ट मुसलमान ममालिक वहां से अपना पैसा निकाल दो और पाकिस्तान को दे दे, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन ताकतवर तरीन मुल्क बन जाए। भुट्टो ने ये कोशिश नहीं की थी, मैंने आप गलत कहा है, जुल्फकार अली भुट्टो ने ये कोशिश की थी। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि अगर हम इस किस्म के आदमियों को एक सीरियस अल्टरनेटिव गौर कर रहे हो, तो क्या हमें अपनी ज़हनी सेहत के बारे में सोचना नहीं चाहिए? कोई इलाज नहीं करवाना चाहिए जाके? हम नहीं कर रहे, जो करते हैं वही करते हैं हम। हमारे इमरान खान गलत है तो उसके आगे चौकीदार नहीं इधर उधर होता, हम क्यों करेंगे? अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, कल आपके सामने उन्होंने कहा था एतजाज हसन साहब ने कि जनाब ये जो बयान अल्फी था वो उनकी इमिग्रेशन का मसला हल करने के लिए था, और उन्होंने कहा कि जनाब उनके घर से ये निकल आएगा। ये अजीम वो मसाइल हैं पाकिस्तान की कौम के, जिनके बारे में रात दिन वो सोच के पतले हो जाते हैं मियाँ साहब कि मुझे यहाँ इमिग्रेशन कैसे मिलनी है और क्या नहीं मिलनी। अच्छा अब ये है कि वो अपना दिस इज द होल पॉलिटिक्स एंड दिस इज द होल टॉक शोज। गाजी साहब हमारे टॉक शो ठीक है, लेकिन हमारे अच्छा राना शमीम का नाम अब ECL में आ गया है। इसी इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं? मरियम नवाज साहबा आपको पता है नैब के दफ्तर गई, उधर उन्होंने पथराव किया, शेलिंग की, नैब के मुलाजिम जख्मी हुए। नैब ने उसके बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब अदारे इतने बेबस लाचार हो जाएंगे, जब एक बंदा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का मुजरम है, आप प्लेटलेस नीचे ऊपर करते हैं, भी जिक्र कर देना, जो पेशावर में उन्होंने भी थ्रेट किया था। मुझे बताएं उसके बाद क्या इस मुल्क में जब माफिया के आगे कानून, सिसलन माफिया या गॉड फादर, ऐसे नहीं उन्होंने जज साहब ने लिखा था, हिस्ट्री देख के लिखा था। आप बताएं कि आपको पिछले 3 सालों में आपने कौन सा दायरा मजबूत किया कि ऐसे लोगों को आगे से रास्ता रोका जाए? यार माजी तो छोड़ दे। मैं तो ये कहता हूँ कि खान साहब का तो एक ही कंट्रीब्यूशन है कि किसी बड़े चोर के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है ना, पकड़ा भी कोई नहीं, और पकड़ा भी कोई नहीं जा सकता। सिर्फ एक बात जरूर कही है कि इन्होंने थोड़ा जो घसीटा है, उन्होंने हल्का सा, ज्यादा नहीं। देखो आप कहते हैं बड़ा दुख है, उससे मैं माफी चाहूंगा। उसके अलावा फिर मुशर्रफ ने ज्यादा घसीटा। नहीं भट्टी साहब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। आप छोड़े आप गरीब आदमी की बात कर देना, आपको मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने लगा हूँ। बिलावल साहब लाहौर आ रहे हैं महंगाई के खिलाफ और सब चीजें सही करने आ रहे हैं। काई साहब आपके लिए भी खबर है, बिलावल साहब कह रहे हैं मैं लाहौर आ रहा हूँ और आके मैं महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालूंगा, तो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, बिलावल साहब जब पढ़ते थे तो उन्होंने एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक को कहा मैंने कोई जेब खर्चा दे, 30 करोड़ उस दौर में दिया गया। 30 करोड़ कोई यानी वाया ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए हुई।
चोरा का माल तुसी की कर दे। काजी साहब आप मुझे कितना बेवकूफ समझ कहीं तो रखा होगा ना। नहीं दिया। अच्छा वो मिले जिसको बच्चे को दिया उसके वालद को, उन्होंने क्या सर वो उनका उन्होंने कहा मैंने नहीं पता ताड़े चाचे भतीजे का मामला है। काजी साहब ये लोग महंगाई के खिलाफ करेंगे यार, खुदा के वास्ते मलक साहब कहीं महंगाई है खत्म हो आपका भी गला दबा रही है, मेरा भी दबा रही है। 95 मैं मानता हूँ मैं इमरान खान को डिफेंड करने हरगिज़ नहीं बैठा इधर, लेकिन क्या बिलावल और मरियम नवाज साहबा का इशू महंगाई है? मुझे सिर्फ आज दोनों आप ये ईमानदारी से जो आपने शादी का जो लंदन का रेट बताया, मैं तो अभी तक 1.5 लाख दिमाग से नहीं निकला। मतलब हम लाहौर के रहने वाले हैं, मैं आज भी लाहौर में कसम खा रहा हूँ आपके सामने 50 रुपए में आज भी आप नान चने खा सकते हैं ना। अच्छा बिलावल की मैं बात कर रहा हूँ। आखिरी एक सेकंड, इमरान नवाज शरीफ साहब जब बहुत ज्यादा बीमार थे, आपको पता है एयर एम्बुलेंस में गए थे, अब वो जाने उसका खर्चा कितना होता है? अच्छा वो भी उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है थोड़ा सा, वो दुनिया के वाहिद एम्बुलेंस है जो पैदल चल के गए हैं। ये उनकी अजमत को सलाम करें ना। इन्हें महंगाई से क्या ताल्लुक? कादी साहब जो जाली प्लेनलेट्स पे चार्टर्ड प्लेन पे लंदन जाए, मगर आप हमारे जख्मों पे ऐसे ना मगर भट्टी साहब इस मुल्क का लेने के लिए कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि ये बीमार नहीं है, ये हमारी बीमारी है। काई साहब मैं आपको खबर देने लगा, खबर सुन लेना, बीमारी लगी हुई है। खबर सुन ले, भट्टी साहब से भी इनकी राय लेने। देखिए बिलावल साहब आए क्यों हैं? वैसे आए बज़ाहिर तो मैंने बता दिया महंगाई खत्म करने हैं। वो हमारे सारे जितने भी अपोजिशन वाले हैं, जब इनके हाथ में कुछ नहीं ना आता, ना डील होती है, ना ये होता है, ना वो होता है, फिर इनको महंगाई याद आती है। अब बिलावल को भी याद आ गई। मगर अंदर की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी पूरा काम कर रही है तरीन साहब पे, क्योंकि तरीन साहब के पास छोटे मोटे जहाज़ भी होते हैं, कुछ पैसे भी हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप टैक्स पेयर है। तो वो असल कहानी 2 एक तीर में निशाने करने जा रहे हैं। एक तो उन्होंने 33,000-32,000 वोट ले रही हैं लाहौर में, तो उनको ये वो परेशान हो गए। तो वो एक तो ताकतवर हलबों को 2 मैसेज देने आ रहे हैं कि हम पंजाब को एक्टिव करने आ रहे हैं, और अगर हमें तरीन साहब का हाथ में प्यारा हाथ आ जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ऐसा फिलहाल नहीं होगा, ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम कोशिश तो बनती है। नहीं कोशिश तो बैकडोर सारे ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नून लीग कर रही है तरीन साहब के साथ। अच्छा वहाँ पे भी चल रहा है, तो दो राय है ही कोई नहीं, लेकिन महंगाई मार्च करने आ रहे हैं। सिंध में दूध सुना 10 रुपए किलो है, फ्री हो गया वहाँ पे। किराया पे सुना घर खाली पड़ा, लोग कहते हैं किराए पे। जब कही था पता है आपको, सिंध में मैक्सिमम बिजली का बिल 100 रुपए आता है, तो 3 AC चलाए, फ्री हो तो नहीं महंगाई। इसलिए हम बिलावल भट्टो साहब मोहतरम लाहौर आ रहे हैं महंगाई के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिल आते ही नहीं। ओके सिंध में ऐसे ही है ना। नहीं अच्छा भट्टी साहब, ये नैब को आज जाड़े में क्योंकि उनका बिल 22 करोड़ आवाम अदा करती है। होती है। अच्छा नैब जो कह रही है यार ना, आपको रिकॉर्ड लाते हैं आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो रेफरेंस है, प्रोसिक्यूटर थे जहांजेब बरवाना साहब, तो उनके असल रेफरेंस और दस्तावेजात गायब हैं। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं आप पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है, और इसके क्यों इनको कोई गो स्लो का कोई क्या मतलब कोई है? काजी साहब इसमें मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ठीक कहा ना कि 3.5 साल से आप केस कर रहे हो, आप सबका एहतसाब करते हो, आपका एहतसाब होना चाहिए, ये पूरा पढ़ें। उन्होंने नैब पर इतनी तनकीद की है कि सर शर्म से झुक जाता है कि पूरे मुल्क का एहतसाब करने वाले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब करते हैं। आपकी बदनीति लगती है, केस नहीं छोड़ेंगे, लगता है आप गलत रेफरेंस फाइल करके उस पर डटे हुए हो। यार ये तो प्रोसिक्यूशन कमज़ोर करने का, ये डील और डील जो कहते हैं ना नहीं होता, ये डील और डील का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी को कोई सज़ा नहीं होगी। ये ताकतवर हलकों ने पहले दिन से लूम में है, जिन्होंने इमरान खान को लाया है, उन्होंने ही आसिफ अली जरदारी साहब, जिस अवाम ने उनको वोट दिया, उन्होंने उनको एक सूरत में हो सकती है वैसे, अगर वो मिलकर नवाज शरीफ से कोई काम करेंगे तो उसी दिन वो पागल ने अल्लाह। अच्छा काजी साहब मुझे ये बताया, माशाल्लाह आपकी जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग हमसे बहुत बेहतर है। आपके कोर्ट वालों ने ये कहा, उन्होंने कहा यार ये 7 साल में 4 अपीलें हैं जरदारी साहब की, 7 साल से वही ज़ेर इल्तवा हैं। तो कल मैंने आपको कल भी डाटा दिया था, 18 लाख केसेस हैं हमारे इस मुल्क में जो ज़ेर इल्तवा हैं। तो क्या इस निज़ाम के साथ आम आदमी या बड़ा आदमी क्या क्या है, ये क्या इंसाफ का सिस्टम है? 4 अपीलें हैं, मुल्क का साबिक वज़ीर सदर है, अब आपने फिर कहना जी वो जो भी है। अब आप हम आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे। मलक साहब को एक स्टोरी हम बताएं आपको कि आज 2 मैंने चीज़ें देखी। एक तो ये कि 2005 में भट्टी साहब इस शहर में, इस पाकिस्तान में 1.3 मिलियन गाड़ियाँ थी, 13 लाख। आज 77 लाख कार है, ठीक है। एक तो वो हमने इम्पोर्ट की, और जो यहाँ बनी उनकी ज़्यादातर हमने पुर्जे इम्पोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर भेजे।
फिर हमने उनके लिए सिर्फ पुल और जो सारी इन्वेस्टमेंट है ना हमारी उन पे होगी। एक उनके लिए हम पेट्रोल दरामद करते रहे जिसके पैसे आप और मैं देते रहे, डॉलरों में हमने देने थे। चुनाचे आज 2 मैंने आर्टिकल देखे हैं कि उसमें इसके बाद तकरीबन $8 बिलियन के चंद सालों में हमने टेलीफोन और अशय तय्युश मंगाई। आज हम इस हालत में जो पहुँचे हैं ना इमरान खान, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वो दीवार गिर गई है जिसको गिराने के लिए लगे हुए थे, वो इमरान खान के दौर में गिरी है। हिस्टोरिकली इमरान खान के हिस्से में ये भी आया कि 2020 का जो रिसेशन आया वो इसके दौर में आ गया। लेकिन ये 2018 के बाद भी बिल्कुल कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन इस असल मलबा ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी कि इसको कंज्यूमर सोसाइटी बनाना है, IMF से पैसे लेने हैं, उसके हमने फ़ोन इंपोर्ट कर लेने हैं, और वो जो फ़ोन इंपोर्ट करने के पैसे हैं वो आवाम पे टैक्स लगा के हमने उनको देने, यही हम करते रहे ना। यानी जब कोरिया, माफी चाहता हूँ, यही करते नहीं रहे, यही कर रहे हैं IPPs का भी जिक्र थोड़ा सा अच्छा, उसमें IPPs 1994 ये जो जरदारी साहब, फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ये 2 नंबर मुआहदे थे। फाइनेंशियल टाइम्स माउथ पीस है आलमी हुक्मरान तबके का, उनका इंटरनल बुलेटिन कहते हैं। आप फाइनेंशियल टाइम्स और जब ये देखते हैं ना, आप पढ़ते हैं ये इकोनॉमिस्ट, तो आपको पता चलता है कि ये इंतहाई जो एक जाबराना आलमी हुक्मरान तबका है, ये उसके कहे हुए लफ्ज़ हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जितना पाकिस्तान की बर्बादी की हालिया तारीख में नींव जो है, वो बुनियाद जो है वो 1994 में रखी गई। फिर आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर, यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे अगर अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही होती, और एक और बात बड़ी खूबसूरत किसी ने लिखी कि अगर आपने किसी हुकूमत की पॉलिसी देखनी होती है ना, तो आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करें। जरा एयरपोर्ट पे जाएं कैसा माहौल है, और फिर रेलवे स्टेशन में जाके देखें जहां आम आदमी ने सफ़र करना होता है। सारा तोड़ा मेरा माल इनके फ्लाईओवर पे, इनकी हाउसिंग सोसाइटियों पे, इनके लिए जो तेल हमने इंपोर्ट करना है, BMWs के लिए खर्च हो रहा है, मेरे और आपके टैक्स का पैसा। और हम क्या है, इलाज कोई नहीं, इलाज आप करा लो, एलो कार्ड ले जाओ, चलो कार्ड भी अच्छी बात है मगर हल नहीं है। हाँ, हम तालीम जो है आप ले लें, ये अपना इलाज कराना, हमने डॉक्टर अस्पताल बना दिए, जाएँ आप इलाज करवा लें। और आपने अगर तालीम हासिल करनी है, डॉक्टर खुला हुआ हो या नेशनल अस्पताल हो या सर्जी मेट हो या हमीद लतीफ़, जहाँ गरीब आदमी, इधर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के टोटल कितने % लोग जा सकते हैं अंदाजा? लाख में से एक भी नहीं होगा। तो फिर 100 बेड है टोटल अस्पतालों मुझे आज का नहीं पता, मुझे डॉक्टर। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक गुजारिश आपसे करना चाह रहा हूँ। 1900 के जब मैं, पहले तो सारा पाकिस्तान खूबसूरत है, मैं लाहौर में इस वक्त बैठा हूँ ना, 1900 में लाहौर की आबादी ना 1 लाख के आसपास थी। और जब यहाँ पे गासिब, जिसको अभी मैंने ब्रिटिश की मैंने बड़ी रोल किया कि उन्होंने यहाँ से लूटा, उस ज़माने में 1900 में मियाँ हॉस्पिटल बन गया था, यानी कि 1 लाख लाहौरियों के लिए एक मियाँ हॉस्पिटल था। आज लाहौर चला गया 1.5 करोड़ का, इसका पौने 2 करोड़। 2 करोड़। अगर हम वो स्टैंडर्ड रखें जो एक इस्तिसाली निज़ाम था, जो एक नो आबादियाती निज़ाम था, उसके तहत भी लाहौर में 175 मियाँ हॉस्पिटल आज हों तो हम 1900 के बराबर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरा बड़ा सवाल सीरियस में आ गया कि जब यहाँ गोरे थे तो उस वक्त पार्किंग प्लाजा की पार्किंग के पैसे कौन पकड़ता? नवाज शरीफ पैदा नहीं होता था, केड़ा गोरा पड़ता था, फटते से गोरा पट्टी साहब। काजी साहब, लाहौर में तामीरात देखी जाए ना, आबादी पट्टी से जरा गौर करें, 1900 में 1 लाख, आज कितना? आज मलक साहब, उसकी वजह ये जो हाक में वक्त रहा वो इस मुल्क में इलाज नहीं कराता। अच्छा, एक छोटी सी बात, तो छोटी सी अस्पताल क्यों बनाए? गोरों ने 1 लाख बंदे पे 1 बनाया, इन्होंने 2 करोड़ अस्पताल कर दिया। इमरजेंसी में मेडिसिन नहीं मिलती आज। लेकिन बड़ी साहब, जो कराची को हमने दुनिया का मिसाली शहर बनाया इंतहाई मेहनत से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखे, उधर तो जब मैंने सुना है मोहम्मद बिन सलमान, उसने कहा जी मैं बिजनेस इधर कहूँगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट कराची में है ना नाजायज तजावुज़, ना चाइना कटिंग, ना भत्ता, ना करप्शन, वो एक मिसाली यानी सरकारी पानी कराची की सुन लें, कराची 47 से आज तक 50 गुना, 50% भी 50 गुना आबादी बढ़ गई है कराची की। और पाकिस्तान का जो स्वाय इस्लामाबाद के मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर कराची कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। मैं एक इन्फॉर्मेशन मुझे एक इंजीनियर बता रहा था, खुदा ना खासा कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरे शहर को पता नहीं है कि 70% सैनिटेशन कहाँ है। ऊपर कोई प्लाजा बन गया, वो काजी साहब सही फरमाते हैं, लूट मार जो हुई है ये दुनिया के। आगे भी सुन लें, आगे सुन लें, 4% यहाँ पे माइग्रेशन का रेट है, क्योंकि हमने पंजाब के अलावा कहीं जॉब देनी नहीं, शेखपुरे में भी नौकरी नहीं होगी, वजीराबाद में भी नौकरी होगी। 4% लोग यहाँ आते हैं सिर्फ रोजगार के लिए, 3% हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, 7% का दबाव है लाहौर पे फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, 30 साल से। थिंक दिस इकोनॉमिक मॉडल भट्टी साहब, स्ट्रक्चर का इशू है ना, स्ट्रक्चरल इशू है ना। आज भी लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, नंबर 1 है। ये शहर, इसकी बर्बादी की कहानी सुन लें आप। लेकिन मलिक साहब, ये साल 2018 के बाद तो नहीं हुआ। साफ शफाफ हुकूमत है,
करप्शन तो 10-12 अरब रुपए रोजाना होती थी, वो भी बंद हो गई है। तो आज नहीं बड़ी साहब सांस ले सकते हैं, ईमानदारी से छोड़ें पॉलिटिकल बात में, ईमानदारी से जा सकते। तो सोच में तो भी नहीं इस हुकूमत में, अब इंसाफ तो गाली है जो गरीब आदमी फिजा के साथ जो किया हमने, ये सामने फिजा क्या किया। मैंने बताया है कि मुझे करप्शन का कंपैरिजन करें। इस मुल्क में ताकतवर के लिए पहले दिन मेरी अर्ज है, कोई कानून नहीं है, और गरीब आदमी के लिए कोई रियायत नहीं है। आज हमारे दोस्त हामिद भी ने कॉलम लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में कि ये जो स्मोक है लोर में, ये कैंसर और ये क्या नाम है कोरोना, इन सारी बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। इतनी पूरी लेकिन ये देख लेना, ये देखना हमारी देखना, ये इतने अजीम लोग हमारे लीडर रहे हैं। UNDP के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन जो यूथ है उसमें 39 के पास नौकरी है 100 में से। अच्छा, और जो एक्टिवली काम करते 57 जो हैं आउट ऑफ 100 जो हैं वो ना, उन्होंने जॉब की तलाशी बंद कर दी है। उसके बाद आप ये देखें कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं, यहाँ पे ग्राउंड होते थे, अब ग्राउंड का पैसे देने पड़ते हैं, हम यूथ खेल भी नहीं सकती। भट्टी साहब अब ग्राउंड, हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, हाउसिंग सोसाइटियों से इस हुकूमत ने, इस उस्मान बुज़दार ने कब्रिस्तान की जगह निकाल दी है। आप जहाँ रहते हैं मरोगरी 5 किलोमीटर दूर रखोगे, उसमें हाउसिंग सोसाइटी वालों को अरबों रुपए की बचत हुई है। काजी साहब इस हर शाख पे उल्लू बैठा है। भट्टी साहब बड़ी अच्छी खबर आपको पता होगा 6000 इनलीगल हाउसिंग सोसाइटी है पंजाब में, हमने एक बैठा दी है, कमीशन बैठा दी कि सबको लीगल करो। 6000। लेकिन मलिक साहब एक बात है, आपने डीरेगुलेट किया अपना बिजली को, हमारी बिजली बर्बाद होगी। आपने डीरेगुलेट किया हाउसिंग को, हमारी हाउसिंग बर्बाद होगी। एक मैंने आर्किटेक्ट को इंटरव्यू किया था बहुत शुरू में, जब उसने कहा इमारतें कौम का लिबास होती हैं, उससे उसकी औकात का पता चलता है। काजी साहब इन हुकामों ने बेलबास कर दिया मुल्क को। आज बिजली आज अक्टूबर में इस्तेमाल कर चुके हैं, 4 रुपये 75 पैसे इजाफा कर दिया गया है। यार आप लोग बिजली का बिल नहीं दे पाते 90%, और लोग तो तरक्कियों की बातें करते हैं, अमेरिका की, चीन की बातें। हम तो यार यही कहते हैं, हम इसको इसलिए नहीं पॉइंट आउट करते कोई नेगेटिविटी हो, मगर खुदा आप सोचें अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, गुड गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।